नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस अटैक की तस्वीरें हैं जो इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया है। 13 जून की सुबह सुबह ये अटैक किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी आगे आकर, मीडिया के सामने आकर न सिर्फ ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब दूसरी तरफ से भी हम पर हमला किया जाएगा और इसीलिए इजराइल में आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई है। सवाल यह भी उठता है कि क्या अब इन सारी चीजों को देखने के बाद रूस और चाइना एक साथ आएंगे? आज इसी को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका आगे आकर तो कह रहा है कि हम डायरेक्टली कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम कोई अटैक नहीं करेंगे, ना हमने किया, और दूसरी तरफ बैकडोर से इजराइल का साथ भी दे दिया। आज थोड़ा सा इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सबसे पहले इजराइल ने जिस तरीके से ईरान पर अटैक किया है उसको लेकर जानकारी दीजिए। कौन कौन मरा है, कैसे ये पूरा हमला हुआ? इसे मदर ऑफ ऑल वार्स कहा जा रहा है। अब तक जितने भी युद्ध आपने देखे हैं, चाहे हमास पे इजराइल का अटैक या गाजा पे अटैक, या फिर आपने रूस का यूक्रेन पे अटैक देखा है, या फिर भारत का ऑपरेशन सिंदूर देखा, या कहीं भी चल रहा हो, इसे मदर ऑफ ऑल अटैक्स इसलिए कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दो बराबर टक्कर के देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में। जैसे रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो हर किसी को पता था कि रशिया पावरफुल है। भारत ने पाकिस्तान पे किया तो दुनिया में हर किसी को पता था कि भारत बहुत ऊपर है। जिस तरह से इजराइल ने हमास पे किया तो पता था कि ये युद्ध तो इजराइल को ही जीतना है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज है। मिसाइल पावर में ईरान इजराइल से किसी भी मामले में कम नहीं है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है और मिसाइल्स का एक पूरा जखीरा है जो कि किसी भी दुनिया के सुपर पावर को टक्कर दे सकता है। इसके अलावा ईरान के पास प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्ला, हूती, ये सब अलग अलग देशों में ईरान के प्रॉक्सीज हैं जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक अमेरिका हूती पे काबू नहीं पा सका है। आज तक हिजबुल्ला और हमास पे काबू नहीं पा सका है। तो जब आप किसी के लड़ाकों पे काबू नहीं पा रहे हैं, जिसके प्रॉक्सीज पे काबू नहीं पा रहे हैं, आप डायरेक्ट उस देश पे काबू पा लेंगे। और ईरान के पास तमाम सैंक्शंस के बावजूद पैसे की भी कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कच्चा पेट्रोल खरीद रहे हैं और तेल का भंडार है ईरान के पास, और खरीदने वाले चाइना, इंडिया जैसे देश हैं, छोटे मोटे देश नहीं। और दुनिया का इकलौता शिया देश है और दुनिया भर के शिया मुसलमान इसको अपना इस गुरु मानते हैं, जो खुमैनी है वो स्पिरिचुअल गुरु। तो इसके इंपैक्ट सिर्फ ईरान तक नहीं रहेंगे। दुनिया में जहां कहीं भी शिया हैं और जहां कहीं भी अमेरिकन या इजरायली इंटरेस्ट है, वहां पे ये चाहेंगे टारगेट करना। खैर, मैं अपडेट बता देता हूं इसमें। अल अरबिया जो न्यूज चैनल है, उसने अब कंफर्म कर दिया है कि ये जो इनके जो सीडीएस हैं ईरान के, वो मारे जा चुके हैं। हालांकि पहले इसको डिनाई किया था। उनका नाम है मोहम्मद बघेरी। ये मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 3 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। एक मेहंदी तेहराची उनका नाम है, और 2 और जिसके बारे में पहले ये आया था, वो 3 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए अपने परिवार के साथ। वो तेहरान में सुरक्षित जगह पे थे, उस अपार्टमेंट को हिट किया है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं परिवार के साथ, तो वो तो टारगेट करके मारे गए हैं ना, क्योंकि यही लड़ाई अमेरिका और ईरान की है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना ही नहीं, जो वर्तमान है वो नहीं, जो पूर्व है वो भी। अच्छा। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी आर्मी कमांडर को पूरा मार देते हैं या न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारते हैं, आप नेतृत्व विहीन करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को, कि टॉप के सारे लीडरशिप को मैं एक साथ एलिमिनेट कर दूं। सरप्राइज अटैक था ये। खुमैनी के बारे में खबर आई थी कि वो भी हताहत हुए हैं, लेकिन फिर बाद में ईरान ने यह कहा कि नहीं, वो अपने बंकर में सुरक्षित हैं, अज्ञात लोकेशन पे, और वो कमांड सेंटर्स की बैठक ले रहे हैं। जो सबसे बड़े उनके सुप्रीम लीडर हैं वो। आज इस स्ट्राइक में इजराइल ने हर वो मुमकिन नेता, कमांडर, साइंटिस्ट को मारने की कोशिश की है जो जरा भी इफेक्टिव हैं। अब तक जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है वो कहे जा रहे हैं कि 77 लोग मारे जा चुके हैं कल रात के एयर स्ट्राइक में। और ये ईरान
और इराक ईरान बॉर्डर पे ये सारे स्ट्राइक हुए हैं। कई न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाया गया है और कई रिफाइनरी को, ईरान का मैंने कहा ना कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तेल रिफाइनरी, तो तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। ब्रॉडकास्टर, जो ईरानी ब्रॉडकास्टर जो उसका मीडिया आउटलेट है, उसके ऑफिस को निशाना बनाया गया है। आर्मी कमांडर्स के ऑफिस को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के ऑफिस को, पॉलिटिकल लीडर्स के ऑफिस को, और जो ये खोमेनी के जो सबसे निकट एडवाइजर हैं, जो सलाहकार हैं, उनका नाम है अली शमखानी, वो बुरी तरह घायल हैं। ये उसी तरह, मैं अगर भारत से तुलना करूं तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी तो अभी फिलहाल सेफ है, बंकर में है, लेकिन अजीत डोभाल मारे जा चुके हैं, सीडीएस मारे जा चुके हैं, हमारे सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। इस तरह की स्थिति है वो। ठीक है, अब मुझे यह समझना है कि ये इजराइल तो एक तरफ की बात हुई। ठीक है, इजराइल ने ईरान पर अटैक किया क्यों? पिछले 3-4 दिन पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने अपने मिसाइल पे 2 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड लगा लिया है, उसका सक्सेसफुल परीक्षण किया है। इससे पहले ईरान ने ही दावा किया था कि वो जो यूरेनियम इनरिचमेंट करते हैं उसका 80 to 90% हमारा काम पूरा हो गया और हम किसी भी वक्त वो इनरिचमेंट कंप्लीट कर सकते हैं 2 से 3 दिनों में, और उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर बम हो जाएंगे। और उसके बाद ये फिर घोषणा की मिसाइल वाली। ईरान के पास न्यूक्लियर बम का आना मतलब कि सऊदी अरब, कतर, इजराइल, बहरीन, इराक, इन सब के लिए खतरा, क्योंकि अरब में जो लड़ाई चल रही है वो सुन्नी बनाम शिया की भी चल रही है। इराक में आधा शिया आधा सुन्नी, ईरान में पूरा शिया, और सऊदी अरब जो है वो सुन्नी देशों का सिरमौर। तो इस एंगल से भी इसे देखना होगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम आना और सुन्नी देशों के पास नहीं आना, अरब के सुन्नी देश। हालांकि पाकिस्तान कहता है कि हमारा जो बम है वो इस्लामिक बम है और वो तमाम सुन्नी देशों के काम आएगा, लेकिन फिलहाल अरब के किसी दूसरे देश के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, तो ये आना उनके सर्वाइवल के लिए खतरा है। अच्छा, वो सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं, यही मेन कारण है। ठीक उसी तरीके से है, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे यूक्रेन को लालच दे दिया कि आप नाटो में आ जाएंगे, और रशिया नहीं चाहता था ऐसा हो, तो मतलब आगे बढ़ने से रोकने वाली बात है। हाँ, और एक इसमें और ये एंगल है कि इजराइल ने कहा है कि हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा था, क्योंकि बार बार इस तरह का फतवा जारी किया गया है ईरान की तरफ से कि जियोनिस्ट को, यहूदियों को मारो, उनको एलिमिनेट करना है दुनिया से, वो पाप हैं। वो मतलब कि जो ये इस्लामिक फतवे जारी करते हैं ईरान की तरफ से, वो ये कहा जाता है कि दुनिया में एक भी यहूदी नहीं रहना चाहिए। तो वो कहे कि अगर इनके पास परमाणु बम आएगा तो हमें तो आज न कल ये मार ही डालेंगे, तो हमें उन्हें किसी भी तरह से रोकना है। ये इजराइल की दलील है कि हमें किस तरह रोकना है। अब आगे क्या? हाँ, आप आगे समझाइए, फिर मुझे ट्रंप वाला एंगल समझाइएगा। अमेरिका कह रहा था कि हम नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू थैंक यू कह रहे हैं ट्रंप को। नहीं, दुनिया में कोई भी बड़ा से बड़ा बेवकूफ ये विश्वास नहीं करेगा कि बिना अमेरिका की इजाजत के इजराइल जो है ईरान जैसे देश पे हमला करेगा, क्योंकि इजराइल में वो कैपेसिटी नहीं है कि अपने दम पर ईरान के सारे न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त कर सके। वो जमीन के नीचे हैं, बंकरों में है ठिकाने, तो उसके लिए उसको अमेरिका की मदद लेनी ही पड़ेगी, और बिना अमेरिका के ग्रीन सिग्नल के ये हमला हुआ ही नहीं होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 2-3 दिनों से डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनिए। कल रात में वो एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि अमेरिका खुद तो डायरेक्टली इंगेज नहीं होगा, लेकिन इजराइल के माध्यम से हम ईरान को इंगेज करेंगे। इसका मतलब कि वो साफ साफ कह रहे थे कि इजराइल को आगे बढ़ाएंगे, पीछे से हम रहेंगे। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमने अपने सारे एयरबेसेस को खाली करा दिए हैं और सिर्फ जो लड़ने वाले लोग हैं वो वहां रहेंगे, कोई फैमिली मेंबर्स नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि अमेरिका पूरी तरह तैयारी कर रहा था, लड़ाई की तैयारी पूरा हाई अलर्ट पे रखे हुए था। बहरीन के एयरबेस को, उसके बाद कुवैत वाले एयरबेस को, सऊदी वाले एयरबेस को, बगदाद में जो एयरबेस है वो वॉर रेडी रखा हुआ है, और उसके जो फाइटर प्लेन्स है टेक ऑफ करने के लिए तैयार थे हथियार के साथ। इसका मतलब कि आप युद्ध के बिल्कुल मुहाने पे थे, अब कह रहे हैं कि हमारे कहने से नहीं हुआ। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, दुनिया में कोई यकीन नहीं करेगा। इजराइल बिना परमिशन के अटैक कर ही नहीं सकता,
क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है। दूसरी ओर मैं ये कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि हम ट्रेड के माध्यम से समाधान करेंगे, और वो बार बार बातचीत के लिए भी कहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। एक तरफ उन्होंने इजराइल को ग्रीन सिग्नल दिया और बार बार ईरान को धमकी दी कि हम किसी भी कीमत पे तुम्हारा न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, और फिर जब युद्ध हो गया तो कह रहे कि हम इसमें कहीं नहीं है। यह अमेरिका की नीति है। अमेरिका प्रॉक्सीज के जरिए लड़ता है, खुद नहीं लड़ता है। उसे भारत को परेशान करना होगा तो पाकिस्तान को आगे कर देगा, उसे रशिया को परेशान करना होगा तो यूक्रेन को आगे कर देगा, उसे चाइना को परेशान करना होगा तो ताइवान को आगे कर देगा। इसीलिए इसी तरह ईरान को परेशान करना होगा तो इजराइल को आगे किया है, और वो पीछे से सारा बैक इन सपोर्ट करेगा। ठीक है। अब मैं बता रहा था कि आगे क्या, जो ईरान से जो खबरें आ रही है, ईरान ने ऑल आउट वॉर का ऐलान किया है। खमेनी ने कहा भी है कि इजराइल ने जो कहा वो सीवियर एंड हार्शेस्ट पनिशमेंट उसने अपने लिए लिख दिया है इजराइल ने, और वो क्या होगा वो ईरान दुनिया को बताएगा, बोलेगा नहीं, कहे करके दिखाएगा। उसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात कर दी गई है। ईरान के पास जो कैपेसिटी है उस हर कैपेसिटी से इजराइल पे हमला करेगा, और इसमें देखिए दोनों तरफ के हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे। बिल्कुल, तभी तो आप कह ये रहे हैं युद्ध मदर ऑफ लंबा ऑल चलने, वॉर ये इसे कहा जा रहा है। बिल्कुल, और ये पूरा मिडिल ईस्ट इसमें इन्वॉल्व होगा। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, ये लड़ाई यमन में चलेगी, ये लड़ाई लेबनान में चलेगी। हिजबुल्लाह अटैक करेगा इजराइल पे, यमन में हुती विद्रोही अटैक करेंगे इजरायली और अमेरिकन इंटरेस्ट पे। उसके अलावा सऊदी वगैरह इन्वॉल्व होंगे इसमें। ये अकेला ईरान नहीं लड़ेगा। देखना यह है कि ईरान की तरफ कौन कौन आता है उसके प्रॉक्सीज के अलावा, क्योंकि 2-3 दिन से चाइना जो है उसने अपने हथियार दे दिए हैं, हर तरह के एडवांस वेपन्स जो हैं वो ईरान को दिए हैं, जिसमें J-35 भी है। इसके अलावा रशिया हथियार देने के लिए कह रहा है ईरान को कि हर तरह का जो मुमकिन मदद देंगे। अगर रशिया और चाइना ने हथियार दिए ईरान को, और अगर अमेरिका ने अपने हथियार दिए इजराइल को, तो बहुत ही भयंकर युद्ध होने वाला है। और एक बार जान जाइए कि जीतेगा कौन हारेगा कौन मुझे नहीं पता, क्योंकि इस युग में लड़ाई का फैसला इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन बर्बाद दोनों मुल्क होंगे, और उस पूरे इलाके का ट्रेड कॉमर्स बर्बाद होने वाला है। आपको क्या लगता है कि आप उस हानि में अटैक कर देंगे, उसके सीडीएस को मार देंगे, उसके टॉप लीडरशिप को मार देंगे, और ईरान आपको कुछ नुकसान नहीं कर सके? हो ही नहीं सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बताया ना कि ईरान सिर्फ ईरान नहीं है, दुनिया भर के जितने शिया हैं वो ईरान है। भारत में 15% शिया है, पीओके में शिया है, इराक में 50% के आसपास शिया है, लेबनान में शिया है। आप देखते जाइए इसका। वो स्पिरिचुअल गुरु है जो खमेनी है। तो अभी देखना होगा, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, और डोनाल्ड ट्रंप बच नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि हमें तो ये वो खुद पे अटैक होने के डर से ये नैरेटिव गढ़ रहा है कि मेरे इंटरेस्ट पे अटैक ना करे ईरान, इसलिए कह रहा है कि इजराइल ने मेरे से परमिशन नहीं ली। बिल्कुल, लेकिन नेतन्याहू ने नाम लेके थैंक यू कहा है, जिससे जगजाहिर हो गया कि ट्रंप अमेरिका साथ था। पंकज जी, मुझे लगता है नेतन्याहू का बयान है 6-7 मिनट का है, वो जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं और इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नेतन्याहू के बयान को सुनिए। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today,
The Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies tried to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. The hardest decision any leader has to make is to thwart a danger before it is fully materialized. Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs, and they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs. That failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third of my people. After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed never again. Well,
never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Over 3,000 years ago, Moses gave the people of Israel a message that has steeled their resolve ever since. Be strong and courageous, he said. Today, our strong and courageous soldiers and people stand together to defend ourselves against those who seek our destruction. And by defending ourselves, we defend many others, and we roll back a murderous tyranny. Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Thank you.